तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आपको पढ़ा रहे थे कल की क्लास में, इलिप्स पढ़ाए थे, क्योंकि इलिप्स के सवाल भी जिसको बोलते हैं दीर्घवृत्त उसके आते हैं। तो कल तो खैर हम बता ही दिए थे, फिर भी एक बार देख लीजिए। जो बच्चों दीर्घवृत्त होता है इलिप्स, दोनों केस में इक्वेशन सेम होती है, इक्वेशन में दिक्कत नहीं है। जैसे हम बात करें बच्चे, दो टाइप का इलिप्स होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ए बी से ग्रेटर है तो उस समय इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलते हैं बच्चों। ये इसको हम बोलते हैं क्या, क्षैतिज, बोलो, दीर्घवृत्त। बच्चों अगर ऐसा हो जाए, इक्वेशन बच्चों सेम होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उससे ए की वैल्यू बी से लेस हो जाए, तो इस केस में ये वर्टिकल इलिप्स ले लेता है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, याद रखेंगे जब भी होता है सवाल में पढ़ करके ही चल पाएगा हमको पता। जब भी हम इस दीर्घवृत्त की बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसा बन जाता है, मतलब ये डिस्टेंस बच्चों ज़्यादा होती है, डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। तो अगर इस टाइप से इलिप्स बनता है, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलते हैं, क्षैतिज दीर्घवृत्त बोलते हैं। याद रखेंगे यहाँ बच्चों क्या होता है, इसका ये इसकी नाभियाँ होती हैं, फोकस होती है, जिसको आपने पढ़ा होगा एस और एस डैश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a,0 होते हैं, पढ़ा होगा इतना, फिर भी अलाउड नहीं है। जो फोकस होता है वो a,0 होता है, और s जो होता है वो माइनस का a,0 s डैश होता है, पढ़ा होगा आपने। लेकिन जब वर्टिकल इलिप्स की बात करते हैं, इसे बेसिक बता रहे हैं समझने के लिए, तो अच्छा वर्टिकल इलिप्स में, जैसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स में हॉरिजॉन्टल पार्ट ज़्यादा होता है, वर्टिकल पार्ट कम होता है। वर्टिकल इलिप्स में वर्टिकल पार्ट ज़्यादा होगा, मतलब बच्चे हमारा इलिप्स कुछ इस टाइप से मेरा इलिप्स बन जाता है, ये वर्टिकल इलिप्स है। और यहाँ पर जो फोकस ये होता है, ये नाम इसका एस और एस डैश ही मान लीजिए आप। और यहाँ जो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं तो 0,BE होता है, या 0, क्या होता है, -B/E होता है। आई थिंक सब बच्चे यहाँ तक जानते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ क्लास 11th, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसी पे सवाल हम आपको बताते हैं। तो ये इतना बताया है, इस पे सवाल आप लिखिए। बाकी इंग्लिश में हम यहाँ लिख देते हैं, हिंदी में डिक्टेट कर देंगे, ठीक है। तो सवाल यही है, इस पे सर मैं लिख देता हूँ, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ the family of ellipse having foci on y-axis and center at origin बच्चे इसको हिंदी में सवाल को लिख लीजिए, हिंदी में बोल देता हूँ, लिख लीजिए क्वेश्चन। ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए।
जिनकी नाभियाँ वाई अक्ष पर हैं, जिनकी नाभियाँ वाई अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है, तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। तो बच्चों ये सवाल है, अब सवाल पढ़ करके समझना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आप एग्जामिनेशन में इतना दिमाग नहीं लगाना है कि फिगर नहीं ड्रॉ करना है, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है। कह रहे हैं कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस। लेकिन फिर भी आपको एक बार हम बनाते हैं, बच्चे फोकस वाई एक्सिस पर है, और जब भी बच्चों फोकस वाई एक्सिस पे होता है ना तो वर्टिकल इलिप्स बनता है। ये आपका बन जाएगा इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स आपका ऐसे बन जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ इलिप्स। थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए, ये बच्चे इलिप्स है आपका, ठीक है। वर्टिकल इलिप्स बन जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन तो सेम ही होती है, ठीक है। यहाँ लेकिन जो a है वो लेस देन क्या है, b है। देखो a हमारा ये पार्ट होता है, इसको 2a बोलते हैं, ये क्या बच्चों 2b पार्ट होता है। जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस क्या लेस है, लेकिन इक्वेशन सेम होती है। तो जो इक्वेशन होगी इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बच्चों होती है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही हमारा क्या है, इलिप्स है। यहाँ ए और बी ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, तो दो बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स ए और बी। तो एक बार लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x अपॉन ए स्क्वायर वैसे रह जाएगा, और वाई स्क्वायर का बच्चों 2y, और फिर y का y डैश अपॉन बच्चों क्या b स्क्वायर, और 1 का क्या हो गया 0। देखिए दोनों में दो दो क्या बच्चों कॉमन है, तो 2 और 2 हमारा यहीं से कैंसिल करके 0 में आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। अब बचेगा हमारे पास क्या x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस y डैश अपॉन बच्चों क्या b स्क्वायर। यहाँ से कांस्टेंट आप एक अलग कर लीजिए, कांस्टेंट को अच्छा रहेगा। तो इसे करेंगे क्या आप x अपॉन y डैश इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या b स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए। कैसे भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मर्जी आप ऐसे कर सकते हैं, आंसर बच्चों सेम आता है। अब इसको फिर से हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या आप इसी को लिख सकते हैं और क्या टेकिंग रेसिप्रोकल। दोनों बच्चों का व्युत्क्रम लेने पर, रेसिप्रोकल दोनों बच्चों हम क्या क्या ले लेंगे व्युत्क्रम ले लेंगे। तो बच्चों उस केस में होगा क्या y डैश अपॉन एक्स इक्वल टू क्या b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विद माइनस साइन। अब आप इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों देखो यहाँ पे u अपॉन b फॉर्म लगेगा यहाँ पे, तो क्या होता है डिनोमिनेटर का बच्चे होल स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नोमिनेटर। तो y देखो ध्यान से बच्चे y डैश का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो जब आप इसका करेंगे डिफरेंशिएशन 2 फंक्शन मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन मान लो y, और y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश आएगा। भाई क्या होता है डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नोमिनेटर। तो बच्चे नोमिनेटर y बाई डैश है, तो इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन लिख लिया है। और y डैश का फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स, तो y डबल डैश आ जाएगा, और प्लस सेकेंड फंक्शन लिख लो y डैश, और फर्स्ट कन्वर्सेशन तो y का y डैश हुआ। अभी तक हमारा क्या हुआ है डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नोमिनेटर पार्ट हुआ है, और माइनस क्या होता है, माइनस होता है डिनोमिनेटर y डैश और डी बाई डी एक्स ऑफ नोमिनेटर, सॉरी नोमिनेटर होता है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और x का कितना होता है 1, मतलब u अपॉन b फॉर्म लगी है, आप इसको बेहतर तरीके जान रहे हैं। और बच्चे माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, तो उसका यहाँ पे 0 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, मैंने मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे होता है डिनोमिनेटर
मतलब हर गुणे अंश का अवकलन, तो अंश वाला पार्ट y बाय डैश है, y बाय डैश दो फंक्शन है इसलिए फर्स्ट का मान के लगा दिया है मैंने, और माइनस हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, तो अंश अंश मेरा क्या है y बाय डैश है और हर कितना बच्चे x का 1 हो गया। बोलो भाई, अब क्या करिए, फाइनल आपका आंसर आ गया है बच्चे। इस एक्स स्क्वायर को 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो और अब देखिए आंसर क्या आ गया हमारे पास, देखिए तो x y बाय डबल डैश इस x को अंदर में गुणा कर दीजिए प्लस x बच्चे y डैश क्या होगा y डैश का होल स्क्वायर और माइनस y डैश इक्वल टू क्या 0। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सवाल का फाइनल आंसर है। कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। नोट आई थिंक कर लिया होगा आपने। खैर मैंने सर्किल के क्वेश्चन करा दिया था एक, फिर भी आप एक और देख लीजिए। तो जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने वो यही है। नेक्स्ट समझेंगे। लिखा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन form the differential equation of family of circles having center on y-axis and radius 3 unit इसको हिंदी में आप सवाल लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। लिखिए ऐसे वृत्तों के कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र वृत्तों के कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है और जिसकी त्रिज्या 3 इकाई है। तो देखो बच्चों हम लोग वही सेम काम करना होगा। पहले हम इसको जजमेंट करेंगे, पहचानेंगे सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल आपसे यही कह रहा है कि मान लो
ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ऐसा वृत्त जिसका केंद्र बच्चे y अक्ष पर हो और त्रिज्या 3 यूनिट हो। बच्चे मान लो केंद्र यहां पर है वृत्त का, ये, लेकिन सवाल में ऐसा नहीं कहीं दिया है कि हमारा सर्किल x अक्ष को टच करता है, दिया तो है नहीं, दिया है नहीं दिया है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस। सेंटर बच्चे y एक्सिस पर है और रेडियस 3 यूनिट है। तो आप ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सर्किल जिसका सेंटर y एक्सिस पे होता है तो ऐसे सर्किल का सेंटर जो होता है क्या होता है भाई, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या 0, कुछ भी मान सकते हैं, के आप कुछ भी मान सकते हैं। तो सेंटर जो भी होगा सर्किल का, सर सर्किल का सेंटर मान लीजिए 0, k है। लेट कर लीजिए, लेट सेंटर ऑफ सर्किल, क्योंकि बच्चों कह रहा है सर्किल का सेंटर जो है हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर है। तो अगर y एक्सिस सेंटर है तो कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लीजिए, उस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 होगा ही होगा। y के बारे में नहीं दिया तो y कुछ मान लीजिए, मान लो y कितना है, k यूनिट है, कुछ मान सकते हैं। तो आप मान लो ये भाई सर्किल, आप एक रैंडम सा डायग्राम है बना सकते हैं, ये सर्किल है। लेकिन ये साफ साफ दे दिया गया बच्चों, जो रेडियस है हमारा, रेडियस वो कितना है, 3 यूनिट है। ये दे दिया इन्होंने, r की वैल्यू दे दिया है 3 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, सर्किल के लिखेंगे इक्वेशन, सबको पता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, लिखिए सर्किल। सिर्फ वृत्त का जो समीकरण होता है क्या होता है, x माइनस सेंटर को 0 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, बताओ, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। बता चुके हैं आपको पहले भी इस बात को, ठीक है। अब सेम बच्चों में करना होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। चेक कैसे भी करके के को हटा दीजिए बस, तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। एट एनी रेट यू हैव टू रिमूव द के, आपको के को रिमूव करना है, बिकॉज के आपने अपनी तरफ से माना है, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करिए भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या 2x और ये 2y माइनस के, बच्चों y का y डैश और 9 का 0, 2 से 2 कट गया, क्लियर है। अब बच्चों क्या आ गया, x प्लस वाई माइनस के टाइम्स y डैश इक्वल टू क्या 0, और यहां से क्या आ जाएगा y माइनस के टाइम्स y डैश, बच्चे x को वहां भेजो तो आ गया माइनस एक्स। तो इस हिसाब से y माइनस के इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस एक्स अपॉन क्या y डैश। तो y प्लस एक्स अपॉन वाई डैश इक्वल टू क्या आ गया k। तो बच्चे हमारे पास जो k की वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई, कंप्लीट वैल्यू आ गई हमारे पास में, वो आ चुकी है y प्लस एक्स अपॉन वाई डैश। इस k की वैल्यू को ला करके यहीं पे रख सकते हैं। इसको मान लो क्वेश्चन 1 मान लीजिए इसको, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो अब देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1, जरा इक्वेशन 1 से आ जाइए, कुछ करना नहीं है, साफ साफ रख लेना है, साफ साफ रख लेना है। तो बच्चों आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर रखिए y और माइनस वाई और माइनस क्या बच्चों एक्स अपॉन वाई डैश। बोलो भाई, हमने इस k की प्लेस पर जो आपको दिख रहा है k, जिस k की प्लेस पे ये वैल्यू ला के रख लिया, ये दोनों वैल्यू, ये दोनों को, और लगा है माइनस, तो इस माइनस का इफेक्ट दोनों में पड़ेगा। तो माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन वाई डैश इक्वल टू क्या है 9। बस y से y कट गया, तो आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स अपॉन वाई डैश इक्वल टू बच्चों क्या 9। तो आ गया एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स इक्वल टू आ गया 9 वाई डैश। और दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इस सवाल का फाइनल आंसर है। आगे पीछे टर्म्स को किया जा सकता है।
हाँ, एक गलती हो गई है बच्चों। यहाँ देखो होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर लगा देंगे, ये गलती हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया, होल स्क्वायर बच्चों वहाँ पर है। तो इस हिसाब से बच्चे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस स्क्वायर प्लस ही आता है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों, वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, ले लीजिए एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 9 वाई डैश का स्क्वायर। अब बच्चे इस सवाल का ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। जो भाषा पर आधारित प्रश्न है वो लगभग मैंने बता दी कैसे करना है। ठीक है, फिर भी कुछ सवाल बुक में अलग अलग रहते हैं, मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूँ। बाकी जैसे आपको लैंग्वेज पढ़ करके अगर आपको वो लिखना आ गया क्या इक्वेशन, तो आप बड़े आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, आराम से 1 बाय 1 नोट डाउन कर लीजिए भाई। बहुत डिटेल मैंने पढ़ा दिया है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ और बच्चे कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि मैंने देखो सब सवाल बच्चे कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को बताना पॉसिबल है। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फिर भी हम इतना आपको बता देते हैं कि अगर एक सिंपल बुक ये लगा रहे तो आपका बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो सब बताते हैं, ऐसा नहीं है। अब समझिए जरा, जैसे कॉन्सेप्ट बच्चे ये है कि मान लीजिए सर्किल है, इफ आ सर्किल टच दी एक्स एक्सिस, कोई बच्चे एक्स कोई सर्किल है वो एक्स एक्सिस को टच करता है, मतलब कुछ ऐसा हमारा डिजाइन बनेगा ये। तो बच्चे इस केस में जो हमारा ये ओरिजिन है, बच्चे ये डिस्टेंस मान लो आपको दे दिया जाए, ये डिस्टेंस मान लो ये ए यूनिट है, तो बच्चे इस सर्किल के सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा ये ए हो जाएगा, और साथ में सर्किल की ये क्या है रेडियस, सर्किल की रेडियस ही मेरा क्या होगा बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसको ए कॉमा बी मान सकते हैं। तो ये पहला केस है हमारा, आप सामने लिखा हुआ है। अगर बच्चे सर्किल जो है एक्स एक्सिस को टच करता है, सिर्फ ओनली एक्स एक्सिस की बात हुई है, तो अगर हमारे पास में ये डिस्टेंस पता है हमको, ये डिस्टेंस अगर आपको पता है, मान लो ये ए है, और बच्चे जो बी होगा ना वही हो जाएगा रेडियस सर्किल की। मतलब इस केस में ध्यान रखें, मान लो सेंटर, अगर बच्चे इस केस में सेंटर मान लो ए कॉमा बी है, तो बच्चे रेडियस कितना होगा, इस केस में रेडियस बी होता है यूनिट। पहला केस हिंदी में बोल सकते हैं, इफ यदि एक वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो ये हमारा कंडीशन होता है। दूसरा बच्चों, इफ आ सर्किल टचेस दी वाई एक्सिस, अगर बच्चों कोई सर्किल वाई अक्ष को स्पर्श करता है, मान लीजिए कुछ ऐसा, तो बच्चे वाई अक्ष को स्पर्श करता है तो हमारा वाई एक्स जो वाई एक्सिस होगा कुछ इस टाइप से बन सकता है, या कहीं भी आप लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। मान लो ये हमारा वाई एक्सिस को बच्चे स्पर्श कर रहा है ये, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस को स्पर्श कर रहा है इस टाइप से, तो क्या वाई एक्सिस है। तो जो इस केस में जो हमारा, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि सेंटर अगर वाई एक्सिस को स्पर्श करता, बना तो दिया आपने, लेकिन सवाल में ये नहीं कहा कि सेंटर उसका एक्स एक्सिस पे, ऐसा कहा नहीं गया, तो ये फिगर बनाना गलत है, हम ऐसा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ ऐसे मान लीजिए कि ये आपका वाई एक्सिस को स्पर्श कर रहा है इस टाइप से। ठीक है, मान लो ये आपका स्पर्श कर रहा है, सर्किल है, सर्किल मान लीजिए ये वाई एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, तो उस केस में
ये हो जाएगा, मान लो ये हमारा क्या है, ए है, और बच्चों ये मान लो मेरा पूरा क्या है, बी यूनिट है। तो उस केस में जो सर्किल का सेंटर है, सर्किल का जो हमारा सेंटर आ जा रहा है, ठीक है, वो मान लीजिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट। बच्चों पूरा कितना है ये, मान लो बी यूनिट है, लेकिन अब रेडियस पूरा बदलेगा, रेडियस। अब बच्चे रेडियस क्या होगा, क्या ये रेडियस है, नहीं ये रेडियस है। बच्चे इस केस में रेडियस हमारा ए यूनिट आ जाता है। क्लियर है। अब बच्चों अगला केस आता है, ये तो मान लीजिए हमारे अलग केस है। जो अगला केस है, इफ आ सर्किल टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कह दिया गया। बच्चे एक्सिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस। अगर सवाल में लिखा है यदि कोई वृत्त निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करता है, मतलब वो वृत्त एक्स और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करेगा, इसकी लैंग्वेज होती है। तो इस केस में आप 1 बाय 1 साथ साथ में नोट करते रहिए तो अच्छा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बच्चों इस केस में मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सर्किल दोनों एक्सिस को स्पर्श करेगा। कुछ हमारा सर्किल बच्चों ये बन जाएगा, ये मान लीजिए सर्किल है जो एट द पॉइंट बच्चों ए पर और एट द पॉइंट बी पर, मतलब ए पॉइंट जो है ऑन द एक्स एक्सिस है और बी पॉइंट जो है बच्चे ऑन द वाई एक्सिस है। तो बच्चे ऐसी स्टेज पर हम लोग ऐसे डॉट ड्रॉ कर दीजिए, तो ये इसका सेंटर बन जाता है, ये इसका सेंटर बन जाता है। अब बच्चों आप मुझे बताइए ज़रा, ये हमारी क्या है, ये हमारा स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। तो रेडियस क्या होती है इस पर, 90 डिग्री बनाएगी, ध्यान दो इधर। और बच्चों ये भी मेरा क्या है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, तो रेडियस क्या है, 90 बना लेगी। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में 90 पे कट करते हैं। मान लो ये हमारा ये O है, ये A है, ये B है, सेंटर C है। अगर बच्चों किसी भी कोलेटरल में 3 एंगल 90 हो गया तो अगला भी क्या होगा, 90 होगा। तो यहाँ से हम जो आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, OABC इज आ क्या, स्क्वायर। बच्चे OABC क्या है, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। क्लियर है। अब आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। बच्चे मान लो ये आपका ए यूनिट है, अगर ये ए यूनिट है बच्चों ये भी ए यूनिट हो जाएगा, और ये भी ए यूनिट होगा, और ये भी ए यूनिट हो जाएगा। बोलो। तो बच्चे इस केस में जो सर्किल का सेंटर है, सेंटर जिसको हम सी से लिख रहे हैं, तो सेंटर ए कॉमा ए आ जाएगा। और साथ में बच्चों अगर हम रेडियस की बात करते हैं वो भी ए यूनिट आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि किसी सवाल में आपसे ये बातें, हो सकता है कि हमने देखो सब सवाल कराना नहीं पॉसिबल है, कुछ ही सवाल सिलेक्टिव सवाल, टफ सवाल ही आपको बता सकते हैं। बाकी सवाल पढ़ करके आपको एक क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जितने स्वेच्छ हमारे चर होंगे, उसी को आप उतने ही बार डिफ्रेंशिएट करके कैसे भी करके उस ए को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर देना होगा। ठीक है। बच्चों उसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बच्चे अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सॉल्विंग, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। सॉल्विंग
ऑन और फाइंडिंग जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो यही है, सॉल्विंग और फाइंडिंग द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण के व्यापक हल बोल सकते हैं इसको बच्चों, अवकल समीकरण के व्यापक हल। ये बच्चे आपके पास में हमारा कॉन्सेप्ट है। इस बच्चे जो टाइप नंबर 1 है हमारा, जो पहला टाइप है, टाइप नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे बच्चों जिनके फर्स्ट ऑर्डर भी होंगे और फर्स्ट डिग्री भी होंगे। तो बच्चे टाइप 1 में ही हमारा आ जाता है मेथड 1, जिसको बच्चों हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलते हैं। मतलब चर अलग विधि, हम इस तरीके से चर को अलग करके हम लोग अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। अब एग्जैक्ट हिंदी तो खैर नहीं मालूम है, या पृथक करणीय चर वाले अवकल समीकरण, इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में पृथक करणीय, पृथक करणीय अवकल, पृथक करणीय चर वाले अवकल समीकरण। बच्चों इस पे एक सवाल देख लीजिए ध्यान से, तभी आगे बताएंगे। इसका बच्चे नाम ही है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आपको x वेरिएबल एक तरफ करना है, y वेरिएबल एक तरफ करना है, फिर आपको इंटीग्रेट कर देना होता है। अब इसकी पहली बात तो लिखता हूँ डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में। बच्चे डेफिनेशन ये है, इफ दी, साथ नोट कर लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म बच्चों एफ डी एक्स प्लस जी वाई डी वाई इक्वल टू 0। मतलब बच्चे एक फंक्शन एफ एक्स है, उसके साथ डी एक्स लगा होना जरूरी है, एक फंक्शन जी वाई, उसका डी वाई लगा होना जरूरी है। मतलब एफ एक्स डी एक्स जी वाई डी वाई आप देख रहे हैं, एक्स एक्स एक तरफ है, वाई वाई एक तरफ है। तो बच्चे इस केस में देन सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देन सोल्यूशन शॉर्ट फॉर्म लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो बच्चों ये होता है कि आप एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे और प्लस जी वाई डी वाई को बच्चों इंटीग्रेट कर लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पे सी लगा देंगे। तो यही इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अभी वो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो पाएगा। वेयर सी इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल कांस्टेंट फॉर, लिख सकते हैं वेयर सी इज एन independent arbitrary constants for family of curves, for family of curves। जहाँ बच्चों C जो है एक स्वतंत्र स्वेच्छ चर है वक्रों के लिए। वक्रों का क्या है, जो वक्र आपको दिया रहेगा उसके लिए क्या है, C एक चर होता है जो कि लगाना पड़ता है। ठीक है, एक सवाल इस पे बता देते हैं, मुश्किल से 2 मिनट का काम है, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे।
तो पहले समझ लेंगे बच्चे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो होता है वो आपके पास यही है कि इसमें एक्स एक्स को एक तरफ कर लेंगे, वाई वाई को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया हमने। आइए आज की क्लास का इसी कॉन्सेप्ट पहला सवाल देखिए। बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² dy माइनस 1 + y² dx = 0। इसको बच्चों सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए भाई, तो बच्चे एक्स एक्स एक तरफ करिए आप, तो आप कहेंगे सर देखिए सर 1 + x² dy, इसको बच्चों वहाँ भेजेंगे तो 1 + y² और dx हो जाएगा। तो dy अपॉन 1 + y² इक्वल टू dx अपॉन बच्चों क्या आ जाएगा 1 + x²। क्लियर है भाई। अब बच्चे देखो वाई वाई एक तरफ, एक्स एक्स एक तरफ, तो क्या होगा, ये तो मेरा इस फॉर्म में आ चुका है जो आपके सामने दिख रहा था। ये फॉर्म बच्चे हमारे पास में आ चुकी है। ये फॉर्म एक्स एक्स एक तरफ, वाई वाई एक तरफ, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आप देख लीजिए यही फॉर्म था हमारे पास कि एक्स एक्स एक तरफ हो जाए और वाई वाई एक तरफ हो जाए। जब ऐसा हो जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सीधे हम इसको बच्चे इंटीग्रेट कर लेते हैं। बचे हुए पार्ट को कर लीजिए। तो नाउ इंटीग्रेटिंग का साइन बना देंगे, इंटीग्रेटिंग बच्चों क्या बोथ साइड, तो यहाँ पे लगा दीजिए इंटीग्रेशन। तो dy अपॉन 1 + y² बच्चे इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + x²। अब सब बच्चों को पता है ये tan 1 y का बच्चों क्या है इंटीग्रेशन है, और ये बच्चों tan 1 x का इंटीग्रेशन है प्लस c। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमेशा हम लोग c नहीं लगाते हैं, मतलब एक कांस्टेंट ही ऐड करेंगे, लेकिन हम ऐसे कांस्टेंट को ऐड करते हैं जिससे हमारा कुछ फ़ायदा हो सके। तो बच्चे हम इसके प्लेस पर इसी कांस्टेंट को c न लिख करके tan 1 c लिखिए, तो थोड़ा सा हमारा फ़ायदा होगा, जिससे हमारा tan 1 कैंसिल होना शुरू हो जाएगा। तो आप कैसे एक काम कर लीजिए, या तो ये भी ठीक है, दिक्कत नहीं है, तो आप बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं tan 1 y, इसको यहाँ ले आओ तो माइनस tan 1 x इक्वल टू, बच्चे ये जो कांस्टेंट है इसको चाहो तो तुम tan 1 c लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। कांस्टेंट आप c ऐड कर रहे हैं, क्या c को कुछ पता है क्या है, नहीं, c तो एज अ कांस्टेंट है, तो c के प्लेस पे tan 1 c लिखिए। अब बच्चे यहाँ पे tan 1 x माइनस tan 1 y का लगा देंगे फार्मूला, तो होता फार्मूला tan 1 a माइनस मतलब x माइनस y अपॉन 1 + y इंटू एक्स इक्वल टू बच्चों क्या आ गया ये tan 1 c। तो tan 1 कट गया बच्चों, फाइनली आपके पास में y माइनस एक्स अपॉन 1 + xy इक्वल टू c, या y माइनस एक्स इक्वल टू c टाइम्स 1 + xy। बच्चे यही सवाल का क्या है हमारा जनरल सोल्यूशन है। इस क्लियर। तो इस क्वेश्चन का बच्चे जो हमारा जनरल सोल्यूशन आपके सामने दिख रहा है, यही है। हम को बच्चे डाउट कर रहे हैं कि क्यों आपने c हटाया है, कांस्टेंट कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। बच्चे tan 1 c भी कांस्टेंट है और c भी अपने आप में कांस्टेंट है। tan 1 c मैंने इसलिए लिखा ताकि हम इसमें tan 1 x में tan 1 y का लगा देंगे फार्मूला, और फॉर्म लगाते tan 1 कैंसिल हो जाएगा, जिससे हम लोग इंडिपेंडेंट फॉर tan 1 हो जाएंगे और हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बच्चों आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं, बाकी क्लास आपकी नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू होगी। तब तक आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए अपना जो भी क्लास आपकी पेंडिंग रह चुकी है।